क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय पहला अर्थशास्त्र का चैप्टर देख रहे हैं। अध्याय पहला व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। क्वेश्चन था समष्टि अर्थशास्त्र के 3 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। समष्टि अर्थशास्त्र से अपन को 3 प्रमुख उद्देश्य बताना है। प्रथम उद्देश्य आपका देश के नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिक से अधिक वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन, उच्च राष्ट्रीय उत्पादन तथा उसमें तेजी से वृद्धि करना। उच्च राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ाना तथा उसमें तेजी से वृद्धि करना। देश के नागरिकों को अधिक से अधिक वस्तुओं को उपलब्ध कराना, उनकी ज़रूरतों की वस्तुओं को देना, सेवाओं उनकी ज़रूरतों की जो सेवाएं उनको उपलब्ध कराना, जिससे राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी और उनमें तेजी से वृद्धि होगी। पहला पॉइंट आप अच्छे से समझें। देश के नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति है तो अधिक से अधिक वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करना। वस्तुओं और सेवाओं में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। वस्तुओं का भी दैनिक जीवन की वस्तुएं, रोजमर्रा की वस्तुएं, ये सारी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन करना तथा उच्च राष्ट्रीय उत्पादन तथा उसमें तेजी से वृद्धि करना। दूसरा पॉइंट आपके पास में देश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसरों का सृजन करना। देश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसरों का सृजन करना जिससे उच्च रोजगार का स्तर कायम हो सके। उच्च रोजगार का स्तर कायम हो सके तथा अनैच्छिक बेरोजगारी को कम करना तथा अनैच्छिक बेरोजगारी को कम करना। अधिक से अधिक रोजगार लोगों को कैसे मिल सकता है उसके बारे में सोचना, उसके बारे में जानकारी देना कि इस काम से लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा। उसके बाद में रोजगार का स्तर भी बना रहेगा। अनिच्छिक बेरोजगारी को कम करना, ऐसी बेरोजगारी जिसमें लोग काम करने के इच्छुक होते हैं पर काम नहीं मिलता, उसे किस में आएगी? अनिच्छिक बेरोजगारी में आएगी। उसके बाद में तीसरे नंबर का पॉइंट आपके पास में कीमत की स्थिरता को बनाए रखना। वस्तु सामान को अपन खरीदते हैं, अपन बार बार सुना है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, घटते तो बहुत ही कम है। कीमत स्थिरता को बनाए रखना। अब कीमत स्थिरता को भी बनाए रखना है। संपूर्ण कीमत स्तर या तो अपरिवर्तित रहे। संपूर्ण कीमत स्तर कैसा रहना चाहिए? अपरिवर्तित है। उसमें बहुत धीमी गति से वृद्धि होनी चाहिए। अगर कीमत बढ़ भी रही है तो बहुत धीरे से बढ़नी चाहिए, ज़्यादा से नहीं बढ़ना चाहिए, धीमी गति से उस कीमत को बढ़ना चाहिए। पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया देश के नागरिकों की आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु अधिक से अधिक वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करना, उच्च राष्ट्रीय उत्पादन तथा उसमें तेजी से वृद्धि करना। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने आपको? देश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसरों को सृजन करके उच्च रोजगार का स्तर कायम रखना तथा अनिच्छिक बेरोजगारी को कम करना। तीसरा पॉइंट है कीमत स्थिरता को बनाए रखना, अर्थात संपूर्ण कीमत स्तर या तो परिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे, उसमें बहुत धीमी गति से वृद्धि हो, उसमें बहुत धीमी गति से भी वृद्धि हो। अब आप देखें अगला क्वेश्चन है आपको सकारात्मक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र को समझिए। दोनों अर्थशास्त्र एक दूसरे से विपरीत काम करते हैं। सकारात्मक अर्थशास्त्र किसी आर्थिक समस्या की वास्तविक स्थिति तथा क्रियाविधि किस प्रकार काम करती है को व्यक्त करता है। वास्तविक स्थिति को और क्रियाविधि किस प्रकार काम करती है, उसकी रूपरेखा क्या है, किस तरह से वो काम करेगी, किस तरह से उसका वर्क है को व्यक्त करता है, परंतु इस समस्या के हल हेतु परामर्श प्रस्तुत नहीं करता है। अब जो समस्या आ गई है उसके हल हेतु परामर्श नहीं देता, उसके हल हेतु सुझाव नहीं देता है कि आप इस काम को ऐसे करेंगे तो आसानी से हो सकता है, उसके लिए सुझाव नहीं देता है, परामर्श प्रस्तुत नहीं करता है। अर्थात यह केवल समस्या के कारण व परिणाम के संबंध के मध्य की स्थापना करता है। समस्या के कारण व परिणाम के मध्य की स्थापना करता है। अन्य शब्दों में इसका केवल इसका संबंध क्या से है? क्या है से है, इसका संबंध क्या से है। अर्थात यह केवल यह बताता है कि वस्तु स्थिति क्या है, इसका सरोकार इस बात से नहीं करता कि क्या होना चाहिए। अब इस बस सिर्फ बताता है वस्तु स्थिति क्या है, इसका ये सरोकार नहीं करता है कि वह क्या होना चाहिए, अर्थात क्या होना चाहिए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। क्रियाविधि की अच्छाई बुराई अनुकूलता प्रतिकूलता से नहीं है। इसकी अनुकूलता प्रतिकूलता से इसका अर्थ नहीं निकाला जा सकता। अन्य शब्दों में जैसा अपन ने बता दिया केवल क्या है से है, अर्थात यह केवल यह बताता है कि वस्तु स्थिति क्या है, इसका सरोकार इस बात से नहीं है कि क्या होना चाहिए, अर्थात क्रियाविधि की अच्छाई बुराई अनुकूलता प्रतिकूलता से कोई मतलब नहीं है। आगे आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का संबंध क्या होना चाहिए से है। किससे होना चाहिए? क्या होना चाहिए। अब इसको उल्टे चल रहे हैं अपन। पहले क्या होना, उसमें दिया था अपन को क्या होना चाहिए,
यहाँ से चलेंगे अपन क्या होना चाहिए, अर्थात इसमें इस बात का विश्लेषण किया जाता है कि क्रियाविधि क्या होनी चाहिए। इस प्रकार आदर्शात्मक अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं की अच्छाई बुराई अनुकूलता प्रतिकूलता का विश्लेषण करता है, इसके औचित्य के बारे में बताता है। जैसा कि मैंने ऊपर देखा, ऊपर में क्या है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता, अच्छाई बुराई अनुकूलता प्रतिकूलता की भी कोई बात नहीं करता है। पर इसके उल्टे अगर अपन बात करेंगे, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में क्या होता है, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का संबंध क्या होना चाहिए उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अच्छाई बुराई अनुकूलता प्रतिकूलता का विश्लेषण करता है, उसके औचित्य के बारे में बताता है। मतलब वो सीधा है तो ये उल्टे की दिशा में काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, पहले ले लो, फिर आप ये ले सकते हैं। थैंक यू।